हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को आसान स्टडी हाउस पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और इस वीडियो में साइंस के कुछ न्यूमेरिकल को भी शामिल किए गए हैं, तो इसलिए आप लोग अंतिम तक बने रहें और उसे और अच्छे से देखें ताकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के प्रश्न आए तो आसानी से हम लोग उसे अच्छी तरह से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, H5N1 के साथ संक्रमण निम्न में से किस बीमारी की ओर जाता है। H5N1 किस बीमारी का नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है HIV, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी बर्ड फ्लू, ऑप्शन डी फव्वारा हैजा। तो कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर यदि मैं बात करूं तो HIV, देखिए आप HIV के कारण क्या होता है। HIV के कारण क्या होता है सभी को पता है। HIV के कारण एड्स होता है। HIV के कारण क्या होता है तो एड्स होता है। और एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है तो एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है तो एलिसा जांच किया जाता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा जांच किया जाता है जिससे कि एड्स होने का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका दिख रहा होगा स्वाइन फ्लू है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है तो इसे बोलते हैं H1N1। स्वाइन फ्लू की बात किया जाए तो इसे क्या बोलते हैं H1N1। तीसरा ऑप्शन में है देखिए बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, और इसके जो वायरस के नाम है वो है क्या H5N1, H5N1, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H5N1 किस बीमारी की ओर ले जाता है तो ये बर्ड फ्लू की ओर ले जाता है। और बर्ड फ्लू जो होता है वो ज़्यादातर पक्षियों में होता है और मनुष्यों में होता है, तो इसे ओसेल्टामिविर के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 में है आपका, डेंड्राइट्स और एक्सोन किस कोशिका के भाग है। डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग है। आपका ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन और ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिका। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक ऑप्शन ए में क्या है, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका को क्या बोल सकते हैं, RBC बोल सकते हैं। और RBC को क्या और एक नाम से जाना जाता है क्या, एरिथ्रोसाइटस। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एरिथ्रोसाइटस। देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इसलिए इनको मैंने कवर कर लिए हैं। RBC को क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइटस बोल सकते हैं। और बताइए RBC का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, तो RBC का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण RBC का लाल रंग होता है। और RBC का कार्य क्या है, RBC का कार्य है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। यहाँ वहाँ ले जाने का कार्य कौन करता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का, तो ये RBC करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन, RBC करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ऑप्शन न्यूरॉन। क्या न्यूरॉन, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका न्यूरॉन है। न्यूरॉन का कार्य क्या है, ये एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है। तो मस्तिष्क तक जो है सूचना को ले जाता है और वहाँ से जो भी सूचना लेके शरीर को पहुँचाता है। तो न्यूरॉन क्या करता है, ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेफ्रॉन। क्या है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी में क्या है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, ये वृक्क की जो है कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन ऑप्शन सी बिल्कुल सही प्रश्न है, सही उत्तर है इस प्रश्न का, नेफ्रॉन। ऑप्शन डी में देखिए श्वेत रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त कोशिका। और श्वेत रक्त कोशिका को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस। और श्वेत रक्त कोशिका जो है शरीर को ये लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ठीक है, यदि एक निकाय पर लगने वाला बल 50 न्यूटन बल और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है तो उस निकाय का द्रव्यमान क्या है। तो आपसे द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन देखिए दिया गया है 1.5 kg, ऑप्शन बी 2.5 kg, ऑप्शन सी 2 kg, ऑप्शन डी 4.5 kg। सबसे पहले आप उन लोगों को बल का फॉर्मूला पता होगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है माँ यानी कि ma। F बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है ma, मास गुना त्वरण। ठीक है,
तो अब बताइए क्वेश्चन में देखिए कितने का फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तो बल देखिए कितने का लग रहा है, वो 10 न्यूटन का लग रहा है। बल कितने का लग रहा है, तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है। उसके बाद 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर की दर से त्वरित होता है, यानी कि त्वरण आपका कितना दे रखा है, त्वरण आपका दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या दे रखा है, तो त्वरण है। तो आप इस फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि आप बराबर m है और आप बराबर कितना दे रखा है, तो 10 न्यूटन बराबर m के जगह द्रव्यमान आपसे पूछा गया, द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान के जगह m ही रहने देते हैं। उसके बाद a के जगह कितना देना पड़ेगा हमको, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो a की जगह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ठीक है, यहाँ से काटते हैं इसको, तो 5 दूना 10, यानी कि 2 मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा 2 kg। मास बराबर क्या हो जाएगा, 2 kg। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है। आपका ऑप्शन ए है मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो आपको बताना है नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है। देखिए सबसे पहले बात किया जाए मैलिक अम्ल, ऑप्शन ए में क्या है मैलिक अम्ल, तो मैलिक अम्ल कहाँ पर किस में पाया जाता है, तो ये सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है, ये सभी को पता है। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल, उसके बाद क्या है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है। और इसमें कहाँ पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, तो ये इमली में पाया जाता है। उसके बाद केला में भी पाया जाता है, इमली और केला सब में कौन, और अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए, अंगूर में। ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, इमली केला अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के बारे में बात करें, एसिटिक अम्ल के, तो इसको जो कहते हैं 5 से 6% एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, सभी को पता है 5 से 6% एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, तो सिरका बोलते हैं। 5 से 6% एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। और देखिए क्वेश्चन था आपका कि नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है, तो नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है, तो साइट्रिक अम्ल का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल होता है। आपका ऑप्शन ए है समुद्र में, ऑप्शन बी वातावरण में, ऑप्शन सी हवा में या ऑप्शन डी निर्वात में। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सही अर्थों में मुक्त रूप से किसी वस्तु का गिरना केवल होता है, यानी फिर कहाँ पर कोई वस्तु को गिराएंगे वहाँ पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल या कोई भी गति विरोध नहीं करता हो, तो वो सही आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण कोई भी बल नहीं विरोध करेगा, तो वो हो जाएगा कौन से, निर्वात में। क्योंकि निर्वात में किसी भी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता निर्वात में, इसलिए राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। वायु और वातावरण की बात किया जाए तो वायु और वातावरण में किसी वस्तु को गिराएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वायु गति कर्षण जो उसका जो वायु का जो विरोध है वहाँ वो विरोध काम करेगा, इसलिए उसे मुक्त रूप से गिरना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए निर्वात सही आंसर हो जाएगा। निर्वात में कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स कोई भी चीज़ नहीं लगता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात में। अगला प्रश्न क्या है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है पायरोस्कोप, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ या फिर ऑप्शन डी जाइलोमीटर। तो चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पायरोस्कोप की बात किया जाए तो पायरोस्कोप से क्या मापा जाता है, विकिरण उष्मा की तीव्रता मापा जाता है। पायरोमीटर से विकिरण उष्मा की तीव्रता मापा जाता है, विकिरण उष्मा की तीव्रता मापा जाता है, उष्मा की तीव्रता मापा जाता है पायरोमीटर से, पायरोस्कोप से। और देखिए ये पायरोमीटर था और पायरोस्कोप था, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं करना इसमें, क्योंकि दोनों का जो सेंटेंस है एक ही जैसा है, एक पायरोस्कोप है एक पायरोमीटर है। लेकिन बात किया जाए बहुत
उच्च तापमान को मापने के लिए, तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और पैरोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? विकिरण ऊष्मा की तीव्रता मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका सिस्मोग्राफ है। बताइए सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है किससे? सिस्मोग्राफ से, सभी को पता होगा। ठीक है, और अगला ऑप्शन है जाइलोमीटर। और जाइलोमीटर से क्या मापा जाता है? लकड़ी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको मापा जाता है जाइलोमीटर से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर न्यूमेरिकल आ गया है प्रश्न। एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, वह 8 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की दर से स्थिर अवस्था में गतिमान होती है। स्थिर अवस्था में गतिमान होती है। वह वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? आपको बताना है कि दूरी इसमें पूछा गया है, कितनी दूरी तय करेगी। चलिए गुरुजी आप ये बताइए हमको, गति के दूसरा समीकरण से क्या निकलता है? तो गति का दूसरा समीकरण से दूरी निकलता है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है गति का दूसरा समीकरण में? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है गति के समीकरण का दूसरा नियम का फॉर्मूला। तो ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लीजिए, बिल्कुल आंसर झट से निकल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन की बात करिए। द्रव्यमान देखिए आपका 50 किलोग्राम दिया गया है। द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम। उसके बाद 8 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर से स्थिर अवस्था में गतिमान होती है। यानी कि आपका देखिए त्वरण जो है, त्वरण ए बराबर कितना दे रखा है? त्वरण ए बराबर दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण दे रखा है आपका। उसके बाद टाइम जो है 15 सेकंड दे रखा है। टाइम जो है गुरुजी 15 सेकंड दे रखा है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे पहले दूरी में पूछ रहा है, तो दूरी हमको s बराबर ज्ञात करना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा? ut, यानी कि u मेरा क्या होता है इस फॉर्मूला में? u होता है प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक स्थिति। तो बताइए प्रारंभिक स्थिति जो u है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा? क्योंकि प्रारंभिक जो चाल है देखिए स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट करती है। क्वेश्चन में आपका दे रखा स्थिर अवस्था से गतिमान होती है, यानी कि प्रारंभिक चाल क्या थी मेरी? शून्य थी। स्थिर अवस्था गतिमान से चालू होती है कोई भी वस्तु, तो प्रारंभिक स्थिति जो हो गई उसकी तो शून्य होगी। तो बिल्कुल u बराबर u का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा। और शून्य गुना t अगर यदि करते हैं, शून्य गुना समय करते हैं, तो ये भी शून्य हो जाएगा। आप इस चीज़ को से क्लियर है? ठीक है, यानी कि u गुना अगर t यानी कि 0 गुना t यानी 15 सेकंड करेंगे तो वो भी शून्य हो जाएगा। तो यानी शून्य प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। ए का मान देखिए कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। उसके बाद समय देखिए t स्क्वायर, समय है 15 सेकंड, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि t स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ से काट दीजिए, 2 चौक 8, और यहाँ से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 15 चौकी 60, और 60 गुना 15, 15 छक्की 90, यानी कि 900 मीटर। वो जो दूरी तय करेगी 900 मीटर। इसलिए ऑप्शन शायद, हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवाश्म के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, और ऑप्शन डी पैलेंटियोलॉजी। तो देखिए गुरुजी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी। ठीक है, अगर यदि बात किया जाए ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में क्या जाता है? अस्थियों का अध्ययन, यानी कि हड्डियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। और माइकोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक के अध्ययन किया जाता है, कवक का। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इनसे कुछ लाभ ले सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।